हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमक्यूपी सेट 2 फॉर दिसंबर 25। सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और आपका जो एएस मैथ जो मैंने आपको बोला था वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। कुछ एक हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत जल्द मैं सारा वीडियोस अपलोड करूंगा, है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो अभी हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पर सीएम इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमक्यूपी सेट 2 फॉर दिसंबर 25। यहाँ पर सबसे पहला हमारा वही सेक्शन ए है जहाँ पर आपको 15 एमसीक्यूज मिलेंगे 2-2 मार्क्स के, और फिर आपका सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको वहाँ से स्टार्ट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, कोई भी तरीके का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है ना। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट डज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एज्यूम अबाउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ, बिजनेस का जो लाइफ होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, एक स्मॉल बट वर्केबल पीरियड हम लोग एक यहाँ पर डिफाइन कर लिया, और जिसमें हम लोग अपने एंटिटी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, उन सबको हम लोग चेक कर सके, है ना। तो हम लोग बोलते हैं इट इज लिमिटेड टू 10 ईयर्स, नहीं। इट कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीरियड ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। यस, हम लोग इक्वल ड्यूरेशन मतलब कि यहाँ पर हम लोग 12 महीने का एक पीरियड हम लोग डिसाइड करते हैं। अब वो जनवरी टू दिसंबर हो, अप्रैल टू मार्च हो, जुलाई टू जून हो, अब वो जैसे भी है हम लोग एक 12 महीने का हम लोग ईयर यहाँ मतलब एक पीरियड हम लोग यहाँ पर चूज कर लेते हैं। और ये 12 महीने से कम या ज़्यादा हो सकता है इन केस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में, है ना। तो यहाँ पर ये सही होगा। इट मस्ट एंड आफ्टर अ फाइनेंशियल ईयर, नहीं। इट इज नॉट मेजरेबल, ऐसा भी नहीं, हम लोग मेजर करते हैं ना 12-12 महीने में, ठीक है। फिर बोलता है आउटवर्ड इनवॉइस इशूड। आउटवर्ड इनवॉइस जो इशू होता है या सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ, देखो इनवर्ड इनवॉइस जो होता है वो हमारे परचेस के लिए होता है। तो आउटवर्ड इनवॉइस किसके लिए होगा, ये होगा हमारे सेल्स के लिए, है ना। तो सेल्स बुक। द कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट, नहीं। ओनली कैश पेमेंट, नहीं, ये दोनों ही रिकॉर्ड करता है। क्रेडिट सेल तो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। बोथ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स हम लोग को दोनों ही यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने जब भी आपको बता रखा, जब भी यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आया ना क्वेश्चन, आप पहले एमसीक्यू में सबसे पहले पूछ देख लो यहाँ पे क्या पूछा गया है। होता है क्या, प्रोविजन टू बी मेड एट डेट 5% ऑन डेटर इफ ऑन 31 मार्च 2025 देयर वाज एडिशनल वैल्यू ऑफ 25, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी, कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना यहाँ पर पीएल में डेबिट होगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पर शॉर्ट में ना बना सकते हो यहाँ पर पीवीडीडी अकाउंट। और देखते क्या बोलते हैं। वो द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 अप्रैल 2024 हमारे पास 21,500 का था, ठीक है। हमारे पास पहले से 21,500 था बाई बैलेंस बीडी। फिर बोलता है बैडेड एंड रिकवरी, और बैडेड हुआ 10,500 बैडेड हुआ, और 2100 ये हमारा रिकवरी हुआ, तो ये डायरेक्ट पीएल में जाता है, इसको कुछ नहीं करना हमें यहाँ पर। 10,500 का बैडेड हो चुका है, ओके। 10,500 का बैडेड हो चुका है। एंड डेटर जो है ना इस दिन को हमारे पास 2,25,000 है, तो ये बैडेड हो चुका है ना। तो ये 2,25,000 में से ऑलरेडी 10,500 घटाया हुआ है। अब बोलता है क्या, इनको 5% ऑन डेटर बनाना है, बट बोलता है क्या यहाँ पर एक एडिशनल बैडेड था, एक और बैडेड हो गया, ओके। टोटल देखो हमारे पास 13,000 का बेडेड हो चुका है। हमारे पास प्रोविजन कितना था, 21,500, अभी भी हमारे पास 8,500 बचा हुआ है। अब डेटर कितना है हमारे पास, डेटर हमारे पास 2,25,000 था, जिसमें से एडिशनल बेडेड 2,500 हो चुका है। तो अब ये आ रहा 2,22,500। तो हम लोग को इसके ऊपर 5% रखना पड़ेगा। तो 11,125 तो हम लोगों को रखना है। 11,125 हम लोगों को रखना है। हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 8,500। तो हमारे पास से 2,625 हमें पीएल से निकालना होगा। तो यहाँ पर पीएल को डेबिट करना होगा 2,625 से। बोलो क्लियर है क्या। तो पीएल डेबिट कितना से होगा, 2,625 से। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, सर ये 10,500 लेस क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ ये हमारा 2,500 ही क्यों लेस हुआ इस 2,25,000 से। देखो 2,25,000 के जो अमाउंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर ना, उस अमाउंट में ऑलरेडी ये बैड डेट डिडक्ट किया हुआ, वो एडिशनल बैड डेट नहीं है। यहाँ जो दे रखा है वो आपका एडिशनल बैड डेट है, तो यहाँ से आपको ये लेस करना है ना। चलो
नेक्स्ट क्या बोलता है, मिस वी ड्रॉज अ जेन्युइन ट्रेड बिल। सो जेन्युइन ट्रेड बिल का मतलब जो नॉर्मल हमारा ट्रेड बिल होता है, क्योंकि एक हमारा एकोमोडेशन बिल भी तो होता है ना, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को फाइनेंस करने के लिए हम लोग वो सब बिल ड्रॉ करते हैं। बट ये जेन्युइन ट्रेड बिल है, मतलब परचेज सेल हुआ होगा उसके ऊपर यहाँ पे बिल बना है ना। तो 25,000 का बिल है 6 महीना के लिए ऑन मिस्टर वाई। आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 1.5 मंथ, मतलब अभी भी देखो 4.5 महीना बाकी है ना। As a result of unexpected requirement of cash, she immediately discounts the bill with the bank at the 10% per annum। तो आप बताओ यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा। तो देखो 25,000 का बिल था, उस पर 10% तो पूरे साल का है ना, तो 4.5 महीना कितना होगा, निकाल लो, क्योंकि 6 महीने का बिल में डेढ़ डेढ़ महीना तो बीत चुका था। ये रहा 937.5, ठीक है ना, इतना डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा। नेक्स्ट जो फिर से न्यूमेरिकल है ना, तो क्या करो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछा है। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू कितना होगा। बोलता है के ऑफ कोलकाता सेंड आउट 400 बैग्स ऑफ जूट टू टी ऑफ तमिलनाडु कॉस्टिंग 200 ईच। तो देखो 400 बैग यहाँ पर भेजा है, और 400 का कितना पड़ गया इसको, 80,000 रुपया। ठीक है। कंसाइनर का एक्सपेंस हुआ 2,000, इससे हमारा यहाँ पर बढ़ेगा खर्चा, हम लोग इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, यूनिट तो हमारा बड़ा नहीं है, तो अभी तक 400 का लग गया है 82,000। वाई का, अब देखो वाई के पास जैसे पूछा जो कंसाइनी है उसका हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नॉन रेकरिंग या बोलो नॉन सेलिंग एक्सपेंस लेना होता है, हम लोग वहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते हैं अगर हम लोग को एबनॉर्मल लॉस या फिर क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2,000 रुपया क्या है, यहाँ पर नॉन सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये भी ऐड होगा ना, सेलिंग एक्सपेंस तो होगा नहीं। तो टोटल देखो 84,000 हो गया, कितना के लिए, 400 के लिए। 300 बैग अगर बिक गया है तो 100 बैग बचा होगा। तो सोचो अगर 84,000 400 बैग का है तो 300 बैग का, तो यहाँ पर 100 बैग कितना होगा, क्योंकि 100 तो बचा होगा ना, 300 तो बिक चुका है। 21,000 होगा यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू। ठीक है। प्लस जनरल एंट्री फॉर वेजेस ₹10,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटलाइज होना चाहिए, तो मशीन का वैल्यू हम लोग यहाँ बढ़ाएंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर वेजेस अकाउंट को डेबिट मत करना है ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करें, क्यों, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी तक हमारा ये मशीन रेडी फॉर यूज हुआ नहीं है, तो अभी तक अभी जितना भी खर्चा लगेगा इसमें सबका सब हम लोग इसको कैपिटलाइज करते जाएंगे। फिर बोलता है इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय अ को वेंचर इट विल बी ट्रीटेड एज, इसको हम लोग इनकम दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं ना इस साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं हम लोग इसको इनकम तौर पर दिखाते हैं हम लोग फिलहाल तो बोलता है क्या, एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर, सही है, एक्सपेंस नहीं, टू बी इग्नोर्ड एकदम ही नहीं, इट विल बी ट्रीटेड इन द पर्सनल बुक्स ऑफ को वेंचर, नहीं, तो ये आएगा यहाँ पर। वो द ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹1,75,000 and 50,000 ऑन सीज रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाई ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:4, मतलब 3:2 में ये लोग ले लिया इसका शेयर। गेटिंग रेशियो कितना है भाई, इससे आसान क्या होगा, 3:2, उसमें तो लिया है दोनों, है ना। यहाँ पे जो गुडविल पूछा हम लोगों से अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, तो देखो एवरेज प्रॉफिट है 3,72,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 68 लाख हमारा एसेट्स है, 42 लाख हमारा लाइबिलिटी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 68 लाख माइनस 42 लाख, 26 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके ऊपर 12% तो कोई भी कमा सकता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 3,12,000 कोई भी कमा सकता है, हम लोग कमा रहे हैं 3,72,000, मतलब हम लोग 60,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, है ना, सुपर प्रॉफिट है ये। 3,12,000 कोई भी कमा लेगा इतना रुपया लगाकर, हम लोग 3,72,000 कमा रहे हैं, तो 60,000 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते ही हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5,00,000 रुपया, तो 5,00,000 रुपया हम लोग का यहाँ पर गुडविल है। ठीक है ना। चलो फिर से दो क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टॉक रिजर्व पूछ रहा हम लोगों से, है ना, ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो गुड्स ट्रांसफर्ड हुआ है फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई एट ए प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस। इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और डिपार्टमेंट वाई इज 48,000, देखो 48,000 का तो उसका वैल्यू ऑफ स्टॉक है, और ये तो इनवॉइस प्राइस होगा कि यहाँ पर वाई का बात किया गया, और वाई को इसी प्राइस से मिला था, ये इनवॉइस प्राइस है एंटिटी के लिए, तो हम लोग बोलेंगे 1/4, ये इसका हो जाएगा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 12,000। क्लियर है क्या, 1/3 मत कर देना, वो कॉस्ट पे था। ठीक है।
डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाई, तो ये हम लोग, आप एक बात बताओ, अगर हम लोग हायर परचेज पे कोशिश परचेज कर लेते हैं, वो एसेट हम लोग बोल देते हैं हमारा, ये एक्चुअल में नहीं है हमारा जब तक हम लोग पे नहीं कर दे लास्ट इंस्टॉलमेंट, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म तो होता है, तो एसेट हमारा, ये कंट्रोल उसको हम लोग कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं हम लोग, तो उस पर डेप्सन भी हम ही लोग क्लेम करेंगे, तो यहाँ पर हायर परचेजर ही यहाँ पर क्लेम करेगा। एज पर AS1 वेयर अ कंपनी शुड डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इन लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट में इन लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। यूजुअली इन लोग नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं, और नोट्स हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। इन द एनुअल रिपोर्ट नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं, सीईओस लेटर टू द शेयर होल्डर्स ये भी नहीं, इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर AS22 एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट डिफरेंस, मतलब क्या, ये आगे चल के जो है ये रिवर्स नहीं होगा, है ना। टेम्पोररी डिफरेंस होता है, परमानेंट में टाइमिंग और परमानेंट डिफरेंस हमारा होता है। तो टाइमिंग डिफरेंस कैसा होता है, किसी एक ईयर में ओरिजिनेट होता है, दूसरे ईयर में जाके वो रिवर्स भी हो जाएगा, है ना। और टेम्पोररी डिफरेंस जो वर्ड है ना, वो हमारे AS में नहीं है, वो इंड AS में, इंड AS 12 में, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग और परमानेंट डिफरेंस का बात यहाँ पर आता है। तो आप देखो एग्जेम्प्ट इनकम, ये कभी आगे चल के कभी टैक्सेबल होगा ही नहीं, बट अकाउंट्स में तो इनकम दिखेगा, ये हमारा परमानेंट डिफरेंस है। डिसअलाउड एक्सपेंस, कभी जिंदगी में ये अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स में, बट हम लोग दिखा चुके हैं, तो ये भी हमारा परमानेंट डिफरेंस है। इनहेंस डिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज मान लो अगर आपने परचेस किया है 10 लाख का, तो अकाउंट से मैक्स टू मैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा, 10 लाख का। अगर आपने 100% भी अलाउ कर दिया अगर टैक्स में पहले ही साल में, तो भी मानते चलो ये टाइमिंग डिफरेंस है। बट अगर आप इनहेंस डिडक्शन देते हो, आपने 10 लाख के खर्चे का 15 लाख रुपए अलाउ किया, 150% था ना, कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जब करते थे हम लोग, ऐसा रिडक्शन हम लोग को मिलता था। तो ये सब अगर है तो जिंदगी में अकाउंट्स में आगे चल कर आने वाला है नहीं, तो ये तीनों ही हमारा परमानेंट डिफरेंस ही कहलाएगा, और इस पे हम लोग कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं करना होता है। Purchase of machinery worth rupees 5,000 was omitted from the accounts. The rectification entry is rectification entry क्या होगा, देखो हम लोग भूल गए लिखना, इससे आसान क्या चाहिए बताओ ना आपको। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर हम लोग उधार में कहीं देखें तो वेंडर पर मशीनरी, ठीक है। और देखते हैं परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, नहीं ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, गुड्स नहीं है ये। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, देखो कैश अकाउंट अगर क्रेडिट बोलोगे तो ये तो सही है, कैश अकाउंट क्रेडिट तो होगा। मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड नहीं है, मशीनरी डेबिट होगा, तो यहाँ पर एक ही सही है, यहाँ पर कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर नॉर्मल एंट्री पूछो तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश यहाँ पर हमें दिखाना है ना। चलो अब दो सेक्शन बी में हम लोगों को यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 7, हम लोग ही पूरा ही करेंगे, ठीक है। 14 मार्क का क्वेश्चन बोलने वाला, कहीं पे 7 मार्क्स, 7 मार्क 2 क्वेश्चन, या फिर कोई 14 मार्क का एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट। और इसमें पहला ही क्वेश्चन देखो किस चीज का है, BRS का। क्या बोलता है देखो, बोलता है इलस्ट्रेट अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। डेबिट बैलेंस है एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब हम लोग कैश बुक लेकर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझ चलना। 10,50,000 रुपये यहाँ पर है। बोलता चेक इशू किए थे क्रिएटर को, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में फॉर पेमेंट। तो चेक इशू किए थे हम लोग, इमेजिन करो हम लोग जैसे चेक इशू करेंगे हम लोग हाथों हाथ पेमेंट तो दिखा देते हैं कैश बुक में, बट एक्चुअल में वो जाकर क्रेडिट मतलब यहाँ पर डेबिट हुआ ही नहीं है बैंक में, है ना। समझो यहाँ पर हमारा ये कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है, तो जो यहाँ पर पहला वाला जो यहाँ पर है, चेक इशू टू द क्रिएटर बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, तो हम लोग इशू कर दिए, हम लोग तो कैश बुक को घटा दिए 1,90,000 से, और हमारा पासबुक बढ़ा हुआ होगा क्योंकि एक्चुअल में अभी तक वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है ना। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, कैश बुक, तो कैसे मिलेगा, सोचो कैश बुक घटा हुआ है, हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इतना दिमाग नहीं चलाकर डायरेक्ट देखो जो पासबुक में हुआ है वो कर दो, उसी से तो मिलाना है ना। अरे पासबुक से ही मिलाना है ना, तो जो पासबुक में हुआ है वो कर दो। और लॉजिकली अगर दिमाग लगा कर पूरा करना अगर है तो नॉर्मली क्या बोलेंगे हम लोग, हमारा कैश बुक घटा हुआ है, हम लोग कैश बुक लेके बना रहे हैं, हमें मिलाना है, अब उसको बढ़ा दो, हो जाएगा काम, है ना। चलो, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वर डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीप्ट, अब देखो एक चेक हम लोग डिपॉजिट किए थे बैंक में, तो हम लोग हाथों हाथ पैसा बढ़ा दिए होंगे, बट एक्चुअल में वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक में पैसा बढ़ा ही नहीं है, तो हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है ना, कितना से 79,900 से, और हमारा कैश बुक पासबुक हमारा घटा हुआ है क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पैसा बढ़ा ही नहीं है। तो हम लोग को कैसे मिलेगा ये चीज़, कैसे मैच करेगा, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, क्या करने से मैच करेगा, घटा देने से, हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, पासबुक लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर। इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक 2275, तो यहाँ पर वो बढ़ा दिया होगा बैंक बैलेंस को, बट हमें
नहीं पता तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। कैश बुक घटा हुआ है, बढ़ाओ, मिल जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। तो इसका मतलब हम लोग चेक डिपॉजिट किए बैंक में कलेक्शन के लिए, अभी तक वो कलेक्ट हुआ नहीं है, तो हम लोग तो हाथों हाथ कैश बुक बढ़ा दिए होंगे, बट हमारा पासबुक नहीं बढ़ा है। बैंक चार्जेस हम लोग एंटर ही नहीं, मैं एंटर नहीं किया हम लोग कैश बुक में, तो इससे हमारा पासबुक तो हाथों हाथ घट गया होगा, क्योंकि बैंक चार्जेस वो लोग दिखा दिया है वहां पर, और हम लोग नहीं दिखाए, तो हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ दिखेगा। डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड तो रिसीव हुआ है, बट उसका एंट्री नहीं हुआ कैश बुक में। ठीक है, तो देखो हमारा पासबुक बढ़ गया होगा ना, क्योंकि डिविडेंड तो मिल गया था, बट हमारा कैश बुक नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग एंट्री नहीं किए थे। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। तो बैंक तो पेमेंट कर दिया है, तो बैंक हमारा बैलेंस घटा दिया होगा। क्या करें हम लोग, कैसे मिलेगा, हम भी लोग घटा देंगे, जो पासबुक वो हम भी लोग कर देंगे वो। दैट्स इट, ये पूछा 7 मार्क का। कर पाओगे इसको? हाँ सर, इजीली कर लेंगे। चलो बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Both the trial balance of Mr. Sarvesh Kumar as on 31st March 2024 did not tally and the difference was posted to suspense account. ठीक है। On a scrutiny of the books, the following errors were detected. बोलता है कहता टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न। अब एक चीज ध्यान समझ लो, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बन चुका है। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब अब अगर कोई भी सिंगल साइड एरर अगर हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ इसको, हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया है कि ये टैली नहीं किया, और डिफरेंस कहाँ चला गया है, सस्पेंस अकाउंट में। हाँ, बट अभी तक फाइनल अकाउंट नहीं बना है, बुक्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि नेक्स्ट ईयर डिडक्ट हुआ है या उसके बाद कभी डिडक्ट हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, बट ये हमारा इसी साल डिटेक्ट हो चुका है, तो हम लोग इसको सस्पेंस के थ्रू ही हम लोग करेक्शन करवा देंगे। यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट वाला टर्म को यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यूज यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट वाला टर्म? क्योंकि यहाँ पर हमारा ईयर अभी तक एंड नहीं हुआ है। ठीक है। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। अब देखो सेल्स बुक, नॉर्मली जब सेल्स बुक होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मल, बट सेल्स रिटर्न है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। मतलब टोटल जो है ना, उसको हम लोग कम जोड़े हैं। अब देखो अगर हम लोग कम जोड़े हैं टोटल में, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्स रिटर्न हमारा नॉर्मली क्या होता है, डेबिट। बढ़ाना है तो और डेबिट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। बट ये तो हमारा सिंगल साइड एरर है, और तो कोई गलती नहीं हुआ ना, और तो गलती कोई हुआ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर सस्पेंस के थ्रू इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा 1000 रुपया। ठीक है। But the freight paid for installation of machine rupees 6500 was posted to freight account as 5600। अब एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे पहला बात तो फ्रेड पे हुआ था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 6500, तो इन लोग क्या करना चाहिए था, इन लोग करना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 6500, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, है ना। बट एक्चुअल में क्या करा इन्होंने, उसको फ्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और दैट टू एट रुपीज 5600। तो यहाँ मशीन नहीं करके ये लोग फ्रेट कर दिया है, वो भी 5600, है ना। देख रहे हो क्या आप यहाँ पर, वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज इतना। अब यहाँ पर एक एजम्पशन है कि यहाँ पर क्या कैश भी 5600 लिखा है, कि कैश सही लिखा हुआ 6500। देखो कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर, तो हम ये मान के चलेंगे कि पोस्टिंग सिर्फ इसमें गलती हुआ है, कैश में गलती नहीं हुआ, हम लोग ये मान कर चलेंगे। बट कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट ऐसा एजम्पशन ले लेता है कि दोनों में ही गलती हुआ है, बट जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था वो पढ़ के यही लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पर कैश में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, बस फ्रेट अकाउंट दिक्कत हुआ, तो हम लोग यहाँ पर 6500 ही लेकर हम लोग यहाँ पर चलेंगे इसको। मतलब बाकी यहाँ पर सस्पेंस डेबिट हुआ होगा उस टाइम मिलाने के लिए। अब आप बताओ ये कैसे ठीक होगा, आप बताओ ये कैसे ठीक होगा। देखो मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, हाँ कि ना, कितना 6500। फ्रेड को हटाना पड़ेगा, फालतू का आया है फ्रेड, कितना 5600। और जो सस्पेंस डेबिट हुआ था अब वो क्रेडिट हुआ खत्म हो जाएगा, 900 रुपया। ठीक है क्या? देखो, goods of the value of rupees 2500 returned by a customer were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account।
अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ध्यान समझना। नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स से कितना वैल्यू का, 2500 रुपये का रिटर्न किया कस्टमर। आप क्या एंट्री करोगे, आप मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे। आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना, 2500 रुपये, है ना। ये लोग कहाँ एंट्री कर दिया इसका, सेल्स डे बुक में। और वहां से जब पोस्टिंग कर रहा था ना, तो क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट मतलब हिज मतलब पर्सनल कुछ बात हो रहा है, पर्सनल अकाउंट का मतलब डेटर्स का बात चल रहा है। तो यहाँ पर क्या किया है एक्चुअल में, देखो अगर आप, तो यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर सेल्स तो क्रिएट हुआ है, ये तो हुआ ही है, साथ ही साथ डेटर भी क्रिएट हो गया है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए सस्पेंस आया होगा डेबिट ने 5,000 रुपये का। अब ये कैसे ठीक होगा, देखो डेटर सही हो गया, गलती से ही हुआ बट डेटा सही हो गया, है ना। 2500 रुपया, क्या गलती हुआ है यहाँ पर, फालतू का सेल्स क्रिएट हुआ उसको डेबिट करके हटाओ 2500, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा 2500, और टू यहाँ पर सस्पेंस आ जाएगा 5,000, जो डेबिट हुआ था ना वो खत्म हो जाएगा 5,000। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट। ₹18,000 पेड फॉर द पर्पस ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार वो डेबिटेड टू कॉन्वेंस अकाउंट। तो ये एकदम से नॉर्मल एरर है, यहाँ पर पर्सनल खर्चा था उसको कॉन्वेंस अकाउंट में डाल दिया है। तो आप एक काम करो ना, टू कॉन्वेंस अकाउंट कर दो 18,000, और यहाँ पर ड्राइंग को डेबिट कर दो 18,000। ठीक है। A purchase of 6,700 had been posted to the creator's account as 6,000। अब देखो परचेस किए थे तो पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर अकाउंट में गलती हुआ है, नहीं बोला तो मानेंगे नहीं कि परचेस में गलती हुआ होगा। ठीक है, तो 6,000 दिखा दिया है 6,700 की जगह, तो एक काम करो ना, क्रिएटर को आप बढ़ा दो 700 रुपया, और सस्पेंड डेबिट होगा 700 रुपया, क्योंकि परचेस में दिक्कत तो हुआ नहीं है कुछ। Receipt of cash ₹5,000 from Mr. Avinash was posted to the debit of his account। अब बताओ किसी जब आप पैसा लेते हो तो आप क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश करोगे आप। तो यहाँ पर इनको करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश। इन्होंने क्या करा, अविनाश को भी डेबिट इन्होंने कर दिया है, कितना रुपया, 5,000। और कैश तो डेबिट था ही, तो गलती से क्या हुआ होगा, गलती से सस्पेंस आ गया होगा, है ना, 10,000 का। अब कैसे ठीक होगा ये, देखो कैश तो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अविनाश को आपको करना था क्या बताओ, क्रेडिट, आपने क्या कर दिया उसको डेबिट। तो अब आप करो उसको क्रेडिट कितना, 10,000 से, क्योंकि 5,000 तो आपने गलत करा है, पहले 5,000 क्रेडिट करोगे तो जीरो होगा, और 5 क्रेडिट करना था ही हम लोग को, तो कर दिया हम लोग 10,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट, और सस्पेंस को डेबिट करके हटाओ 10,000 रुपये। आप चाहिए तो कॉपी में इन सबको लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना, कॉपी में इन सबको लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या पूछता हम लोगों से, उधर राम ऑफ कोलकाता सेंड गुड्स कॉस्टिंग 1,50,000 टू श्याम ऑफ मुंबई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। और इसके लिए राम जो है ना उन्होंने पेड करा है 6,000 रुपये ऑन वेरियस अकाउंट फॉर सेंडिंग द गुड्स, मतलब टोटल 1,56,000 का खर्चा हो चुका है। श्याम जो है यहाँ पर 3,600 रुपये का रेलवे चार्जेस पे करता है एंड 1,500 रुपया गोडाउन रेंट, तो टोटल 5,100 वो भी खर्च कर चुका है। बट इसमें से हमें दिख रहा है 3,600 रुपये रेलवे चार्जेस जो है वो हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का है, वो बार बार नहीं लगेगा उसी गुड्स पे। बट गोडाउन रेंट रेकरिंग नेचर है कि वो बार बार लग सकता है अगर गुड्स नहीं बिका तो। The consignee sent a bank draft for ₹90,000 as advance against the consignment. 4/5 of the goods were sold at ₹1,74,000, मतलब 1/5 अभी भी बचा हुआ है। A customer who purchased goods for ₹1,000 failed to pay, for which the debt proved bad। अब देखो ये bad debt कंसाइनर के बुक में अकाउंटिंग इसका होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि हम लोग इसको क्रेडिटरी कमीशन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। अगर देखो सिर्फ नॉर्मल कमीशन अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर आपको बैड डेट रिकॉर्ड करना है कंसाइनर के बुक में, लेकिन अगर क्रेडिटरी कमीशन भी दिया जा रहा है तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर बैड डेट का एंट्री कुछ भी नहीं करेंगे, सिंस वो बैड डेट का जो लॉस है वो किसका है, वो कंसाइनी का है। ठीक है। A customer who purchased the goods for ₹1,000 has failed to pay, for which the bad did prove bad. The account sales sent by consignee showed that he charged 10% as ordinary commission। क्या होता है सर ये अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंसाइनी जो है ना आफ्टर सेल्स सारा डिटेल हम लोगों को भेजता है, कितना में बिका है, कितना पीस बिका है, क्या खर्चा, वो सब कुछ लिख के भेजता है हम लोग को।
ठीक है। तो 10% ऑर्डिनरी कमीशन मिला उसको, 2.5% का डेल क्रेडिटरी कमीशन भी मिला। इसका मतलब ये बैड डेट का कंसाइनर के बुक में कोई भी एंट्री नहीं होने वाला है अब। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ राम कंसाइनमेंट अकाउंट और श्याम्स पर्सनल अकाउंट, ये दो अकाउंट हम लोग को यहाँ पर बनाना है। चलो ठीक है, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है और ये श्याम का पर्सनल अकाउंट। साथ साथ बना लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो उसने गुड्स सेंड करा है, टू गुड्स सेंड कंसाइनमेंट 1,50,000 का, है ना। और इस पे खर्चा किया है 6,000 का, ये किया था ना। ठीक है। उसका श्याम को मिला, वो भी खर्चा किया है। रेलवे चार्जेस 3,600 और गोडाउन रेंट 1,500। सर गोडाउन रेंट लेंगे क्या हम लोग, ये तो हमारा रेकरिंग नेचर का है, सेलिंग एक्सपेंस वाले में कंसीडर करते हैं इसको हम लोग, रेकरिंग नेचर का है। तो देखो यहाँ पर सभी खर्चा यहाँ पर काउंट होगा। आपको नहीं लेना है कहाँ पर है, जब एबनॉर्मल लॉस या फिर आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का करोगे कैलकुलेशन, वहां नहीं लेना है। बाकी सब जगह आपको यहाँ पर कंसीडर करना है ना। चलो, अब देखो इसके बाद और क्या हुआ, यहाँ पर बोलता है क्या कि हम लोग बैंक ड्राफ्ट उसको वो दे रखा था एडवांस के तौर पे 90,000 रुपया, तो ठीक है, उसका कंसाइनमेंट में एंट्री नहीं होगा, यहाँ पर दिखाएंगे हम उसको। भाई बैंक 90,000 रुपया ये ले चुका है ऑलरेडी। और अभी जो है बोलता है 1,74,000 का सेल हुआ है। ठीक है, तो 1,74,000 का सेल हम लोग यहाँ दिखा देंगे ना। बाई कंसाइनी श्याम 1,74,000, और ये क्या बोलेगा, देखो हमने सेल करा इतना, तो यहाँ भी दिखाना पड़ेगा ना, टू कंसाइनमेंट। फिर कमीशन मिलने वाला है, तो दोनों अलग अलग दिखाना, मैं भी एक जगह का मैं दिखाता हूँ एक ही साथ यहाँ पर। तो 1,74,000 का 10% पहले तो, है ना, ऑर्डिनरी कमीशन है 17,400। और देखो जो डेलिगेटरी कमीशन होता है ना, वो होता है हमारे क्रेडिट सेल पे, है ना, क्योंकि बैडेड का रिस्क तो वही रहता है। बट का क्वेश्चन में नहीं बताया, मांग के चलना पूरा का पूरा क्रेडिट सेल ही है, मतलब पूरा पे देना हम लोग को। तो 1,74,000 पे 2.5% वो भी देना है, तो 4,350। तो 400, 4,350, 2,1750, डन क्या, ये है क्या 2,1750। अब देखो तीनों जो खर्चा हो गया ना, ये इसको यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा हम लोग को। 3,600, 1,500 और 21,750, ठीक ना। चलो, हो गया ये तो। और कुछ है यहाँ पर नहीं है, बैडेड हम लोग को कुछ करना नहीं है, अब बस 1/5 जो स्टॉक बचा हुआ उसका हम लोग को निकालना है, वैल्यू कितना होगा। तो देखो 1,50,000 का सामान भेजा था, प्लस कंसाइनर का तो सारा ही खर्चा काउंट होगा, और कंसाइनी का नॉन रेकरिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे चार्जेस ही था 3,600, ये टोटल कितना होता है 1,56,000 और 3, 1,59,600। इसी का ना 1/, कितना बचा है, कितना बिक गया है, 4/5 अगर बिक गया है तो 1/5 इसी का बिका है ना, मतलब बचा हुआ ना। 1,59,600 डिवाइड बाई 5, 31,920। तो ये 31,920 हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा स्टॉक में। तो बाई ठीक है, तो 1,74,000 प्लस 31,920 माइनस 1,50,000 माइनस 6 माइनस 3,600 माइनस 1,500 माइनस 21,750, ये 23,070 का प्रॉफिट आया, जो हम लोग जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। और इसके बाद इसका पैसा क्या करना है, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो चलो मान लो सेटलमेंट करके हटा दिया। देखो कितना बचता है,
1,74,000 इसको लौटाना है सेल का, जिसमें से 90,000 ऑलरेडी दे चुका है, 3600 का खर्चा किया, 1500 का खर्चा किया, और 21,750 का कमीशन है इसका, सब कुछ करके 57,150। अब ये आप बाई बैंक करके रिसीव कर लो, या फिर बाई बैलेंस सीडी लिख दो, वो आपका मर्जी, कुछ अगर नहीं बोला है तो, बोला है सब में तो उसको हम लोग वही करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Whether X purchases a car on hire purchase system on 1/1/24, the total cash price of the car is rupees 4,50,000, जिसमें 90,000 हम लोग डाउन दे दे रहे हैं, तो लोन कितना का हो रहा है, 4,50,000 माइनस 90, तो 3,60,000 का लोन हो रहा है ना, जिसको हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है इतना इतना अमाउंट का। बोलता है क्या, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होता है 10% पर एनम। कितना इंटरेस्ट होगा आपको बताना है हर साल का, देखो पहला साल का तो इंटरेस्ट कितना होगा 10%, 36,000 रुपया। फिर आप सोचो 3,60,000 ड्यू था, प्लस 36,000 का इंटरेस्ट बना, कितना हुआ 3,96,000। कितना पेमेंट कर दिया ये लोग, 1,70,000 का पेमेंट कर दिया है, 3,96,000 में से 1,70,000 का पेमेंट कर दिया है, तो बचा कितना 2,26,000। फिर इसको ऊपर 10%, 22,600। फिर अब अगर आप देखो यहाँ पर टोटल 22,600 का इंटरेस्ट होगा, है ना, तो देखो यहाँ पर 2,26,000 ड्यू था, प्लस 22,600, टोटल ड्यू कितना हो गया 2,48,600, जिसमें से क्या करना है आपको, अब लेस करना है कितना पेमेंट हो गया, और तो 1,50,000 का और पेमेंट हो गया, तो अब बचा 98,600। इसके ऊपर कितना होगा इंटरेस्ट, 10%, 9,860, और नेक्स्ट ईयर दोनों को जोड़ दो, अगर ड्यू कितना हो रहा है ये प्लस इंटरेस्ट करके आ रहा है 1,08,460, और देखो ये अमाउंट दे रहा होगा ये लोग। तो इंटरेस्ट कितना कितना हुआ तीनों साल में, पहले में 36,000 रुपया, फिर 22,600 रुपया, और फिर 9,860 रुपया, ये इतना इतना इनका इंटरेस्ट यहाँ पर बना है तीनों साल में, है ना। हेलो, हेलो। ओके देखो यहाँ पे मैंने माइक ही नहीं यहाँ पर लगाया था, वापस से बोलता हूँ मेरे को क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ चेन्नई क्लब एज ऑन 31 मार्च 2025 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लब। इसका मतलब कोई भी तरीके का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट बनाना है, तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी हम लोग को नहीं बनाना है ना। ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा नहीं, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर नहीं है अपने पास, जो है रिसिप्ट इस साल का जो है पेमेंट इस साल का दिखाना है। यहाँ पर कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिसिप्ट सारा का सारा दिखेगा, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारा का सारा यहाँ दिखेगा। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, तो हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग को वहाँ पर लिखना होता है, एंड दैट्स टू सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर का। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जो मिलेगा हम लोग सब कुछ लिखेंगे, जो पेमेंट होगा हम लोग सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे, है ना। हमें डोनेशन मिला है बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम के लिए, ये कैपिटल रिसिट है, बट फिर भी यहाँ पर इसको हम लिखेंगे हम लोग, है ना। 1,00,000 रुपया हमें मिला है, तो समझो यहाँ पर जब हम लोग स्टार्ट जब करेंगे ना, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी तो कुछ है नहीं, 1,00,000 का डोनेशन आया, हम लोग वो दिखा देंगे यहाँ पर रिसिप्ट साइड में, ये लेट हमारा रिसिप्ट पेमेंट है। ठीक है, फिर अदर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या क्या हुआ, इंट्रांस फी में मिला है 8,500 का, सब्सक्रिप्शन मिला है 9,500 का, लॉकर रेंट मिला है 300, 530 का, सन्ड्री इनकम, रिफ्रेशमेंट अकाउंट 8,000 का। ये सब का सब आप यहाँ पर रिसिप्ट में दिखा दोगे, ये सब रिसिप्ट में आएगा, है ना, सब कुछ रिसिप्ट में यहाँ पर आएगा। ओके, अदर एक्चुअल पेमेंट कितना कितना, देखो लैंड जिसका कॉस्ट था 5,000, हम लोग पेमेंट किए हैं पूरा का पूरा 5,000, तो पूरा 5,000 बाई लैंड हम लोग दिखा देंगे।
फर्नीचर जिसका कॉस्ट है 73, हम लोग को पेमेंट अभी सिर्फ करना पड़ा 65, तो हम लोग वही दिखाएंगे जितना पेमेंट हुआ है। बाई फर्नीचर 65,000, 8,000 रुपया। अगर बैलेंस शीट बनाते तो वहां पर वो दिखता लाइबिलिटी में हमारा, पूरा का पूरा 73 हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में जाता एज एन एसेट। ठीक है, बट बना नहीं रहे, छोड़ दो। फिर यहाँ सैलरी है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड है, रेंट है, रिफ्रेशमेंट, ये सब का सब जो है ये हम लोगों को पेमेंट साइड में दिखा देना है। इजी है एकदम, बहुत ज़्यादा इजी है। बोले डोनेशन जो है ना 12,500 का, उसको यूटिलाइज किया हम लोग फॉर द परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। तो लाइब्रेरी बुक हम लोग परचेज किए डोनेशन का अमाउंट से, तो दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर 12,500 का पेमेंट कि लाइब्रेरी बुक परचेज हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है? So the balance was still unutilized in order to keep it safe. 9% government bonds of rupees 80,000 were purchased. Remaining amount was put in the bank on this date under term deposit. तो देखो यहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं रखा पैसा, ये लोग ये 80,000 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस किया, इन्वेस्टमेंट करा इन लोगों ने, आप वो भी दिखा दो। और जो बचा हुआ अमाउंट है 7,500 का, वो टर्म डिपोजिट किया, वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब क्या, 80,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा और 7,500 भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। बाकी जो बचेगा अब सारा खर्चा दिखाने के बाद ये हमारा बैलेंस शीट ही निकल के यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, इससे ज्यादा कुछ और दे भी नहीं सकता, है ना। 4 का बी में हम लोग आते हैं, ये सिंगल एंट्री क्वेश्चन है। द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर राहुल एज ऑन दिस डेट एंड दिस डेट, 2 साल का डेटा हम लोग को दिया हुआ एज फॉलोस है ना। अब देखो एसेट में बता रखा फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये टोटल कौन है, कितना आ रहा है एक बार? 25,000 प्लस 50, 1 लाख, प्लस ये 30 और 5, 35,600 प्लस 30, 65,600। टोटल आ रहा है यहाँ पर 1,90,600। ठीक है, अब दो दो तरीका होता है यहाँ पर आपके पास। यहाँ पर पूरा का पूरा 25 लिख दो, ये पूरा 50 मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन, और डेप्सन हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे सीधे जब बना रहे होंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसका। तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलेगा और नेट प्रॉफिट भी निकलेगा। और एक क्या है जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है बहुत बार, यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट आप आफ्टर डेप्सन अमाउंट ही दिखा देना, तो जीपी तो निकल के मतलब यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट यहाँ प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर चार्ज नहीं करना पड़ेगा अलग से, है ना। चलो, तो बोलते हैं क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर अभी लाइबिलिटीज कितना कितना है, 45 प्लस ये 25, 70,000 ये लाइबिलिटी है इनका। तो कैपिटल कितना हुआ पहले साल का, 1,90,600 माइनस 70, 1,20,600। ये हो गया पहले साल का कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल। फिर यहाँ पे क्या बोला देखो, मिस्टर राहुल डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्सन ऑन बिल्डिंग बाय 2.5% एंड फर्नीचर पे 10%। तो देखो अगर 2.5% करता है इस पे, तो ये आएगा 24,375, और 50,000 पे कितना बोला, 10% मतलब 5,000 हटा दो, ये आता है 45,000 रुपया। अब मुझे बताओ अपने टोटल कितना आ रहा है एसेट का, 24,375, 45,000, 1,25,000, 55,000, 6,600, 37,500, 2,93,475। माइनस करो ये 70,000, 75,000, ये करके आ जाएगा 2,18,475। हम लोग से क्या क्या पूछा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यही से बन गया हमारा एसेट एंड लायबिलिटी। और अब देखो प्रॉफिट भी हमें निकालना है, तो प्रॉफिट देखो कैसे क्या आएगा, समझो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल 2,18,475 प्लस करना हम लोग को ड्राइंग अगर हुआ है तो, और देखते हैं। बोलते हैं मिस्टर राहुल परचेज ज्वेलरी फॉर रुपीज 12,000 फॉर हिज डॉटर। तो ये ड्राइंग ही तो है, तो ये ड्राइंग हुआ हमारा 12,000 का, तो 2,30,475। और वो सेल किया है अपना कार, और उस अमाउंट को 20,000 रुपये को ला के रख दिया बिजनेस में, मतलब ये एडिशनल कैपिटल है। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था 1,20,600, एडिशनल वो लेके आया और 20,000। तो अगर आप यहाँ पर माइनस कर दोगे 1,40,600, तो 8,9875 का ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने अभी किया ना, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा, जिन लोगों ने पढ़ रखा। अब जिंदगी में पहली बार उठ के अगर आपने देख लिया ये सब चीज अगर, तो समझ में नहीं आएगा। ऑलरेडी जिनके पास पढ़ा हुआ है ये सब चीज, नेक्स्ट मंथ अपना एग्जाम है भाई, है ना। जिनको जिनको पढ़ा हुआ ये सब समझ में आ रहा होगा, वो जिंदगी में पढ़ा वढ़ा कुछ भी नहीं है और सीधे आ गया और एमटीपी का डिस्कशन, एमक्यूपी डिस्कशन देख रहा, तो फिर दिमाग खराब होगा, पहले बोलता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता। ये आई थिंक सेम क्वेश्चन ना जून 17 ने पूछा हुआ है इन लोगों ने, 15 मार्क्स का रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोलता है, पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, हैड बीन ट्रेडिंग फॉर मैनी ईयर्स, आर डिसाइड टू रिटायर ऑन 31st of March 2025।
ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोस। कैपिटल अकाउंट है तीनों का, पी क्यू आर का, क्रेडिटर्स इतना इतना है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग अग्री किए 93,000 पे, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया है, तो ये तीनों में रेस करके छोड़ देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करना इन वैल्यू इट बीइंग अग्रीड एट 1,05,600, तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 70,000 का, आपको 30,600 यहाँ बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करना है 1,05,000 पे, जो 1,20,000 है, मतलब कितना आ रहा है 1,05,000, 19,500 हटाना है क्या, देखो तो एक बार, 1,20,000 माइनस 1,05,000, यस 19,500 हटाना है। एंड इट वाज अग्रीड टू प्रोवाइड 6% इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स, तो हम लोग प्रोविजन ही बनाना हम लोग को 60,000 कितना 74 पे, 74 पे 6% कितना होता है 4,440। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इससे आसान क्या चाहिए बताना आपको। 15 मार्क्स 14 मार्क्स यहाँ दे रखा है, जून 17 में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा हुआ है। अगर मैं शॉर्ट में बनाना चाहूँ यहाँ पर, मैं एकदम शॉर्ट में बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तीनों का, पी क्यू आर, ठीक है, और ये बैलेंस शीट मांगा ना ये भी तो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, आप तीनों का यहाँ पर बैलेंस है वो दिखा दो, 1,20,000, 85 और 75। तो बैलेंस बी डी 1,20,000, 85 और 75,000। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स 85 है, उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पर ये बैलेंस शीट में दी जाएगा 85,000। डन ना। ओके। कैश है यहाँ पर ऑलरेडी 36,000 रुपया, देखा जाएगा, छोड़ दो अभी, ये कुछ एडजस्टमेंट अगर रहा तो। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं लास्ट में क्या करना है, छोड़ दो अभी एक बार तो। और डेटा से 74, तो आपको यहाँ पर दिखाना भी तो है इसका प्रोविजन। ठीक है, तो क्या क्या हमें करना था वो भी और कर लेते हैं। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो आ जाओ यहाँ पर। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखना है नया हम लोग को, 1,05,600, ये पूरा था ना, देखना एक बार। यस, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, तुम्हारा वैल्यू बढ़ रहा ना, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 30,600। ठीक है, फिर उसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घटाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू क्या होगा वही हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टॉक एज इट इज है, कुछ नहीं हुआ उसमें। डेटर्स जो था वो 74,000 था, उसमें लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 4,440,69560, और ये 4,440 को हम लोग को यहाँ दिखाना भी पड़ेगा कि हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है। ठीक ना, क्लियर है। और तो कुछ था भी नहीं इसमें, दैट्स इट, इतना ही चीज था। अब तो गुडविल क्रिएट करना है 93 पे, तो गुडविल आप दिखा दो यहाँ पर, चाहिए तो पहले ही दिखाते गुडविल, ठीक है छोड़ दो अभी, यहाँ दिखा दो अभी आप गुडविल 93,000। और यहाँ पर रेशियो नहीं बताया क्या हम लोगों को, पी क्यू एंड सेलिब्रेट, ऐसा ये क्वालिटी ये रहा बताया ना। ठीक है, 1:1:1, तो गुडविल को यहाँ पर रेस करो आप, तो तीनों का होगा ना, तीनों ने मिलके कमाया है 31,000 करके। बोलो ठीक है क्या, चलेगा। ओके, डन। अब देखो यहाँ पर, और आई थिंक कुछ भी यहाँ पर नहीं था। ठीक है, और निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस कितना क्या है, तो 30,600 माइनस 19,500 माइनस 4,440, ये 6,660 का टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट है ये, तो डिवाइड बाय 3 करो, सब में बांट दो, 2,220 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखो कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, रिटायर कौन हो रहा था, आर,
आर रिटायर हो रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ भी बताया कि आपको पैसा देना है या नहीं देना है? आपको कहीं भी कुछ भी लिखा है? नहीं। तो जब नहीं बताया ना, आपको चेक करना चाहिए कितना कैश पड़ा इनके पास। कैश एंड बैंक बैलेंस मिला के 36,000 रुपया है। और आप देखो आर का कितना पड़ा हुआ है यहाँ पर ड्यू। आर का 75 प्लस 31 प्लस 222 टोटल आ रहा है 1,08,220। क्या हम लोग के पास इतना रुपया है कि हम लोग दे पाए? नहीं सर। अगर नहीं है ना, तो अब इसको ट्रांसफर करो आप लोन में, टू आर्ट्स लोन अकाउंट। इनके बैलेंस शीट तो उसका अब होगा नहीं। 1,08,220। बाकी लोग का टू बैलेंस शीट निकाल लो आप, कितना आ रहा है। तो 1,20,000 प्लस 31 प्लस 222 1,53,220। 85 प्लस 31 प्लस 222 1,18,220। तो पार्टनर्स कैपिटल में 1,53,220 1,18,220। पार्टनर्स कैपिटल पी और क्यू का दिख जाएगा यहाँ पर। और कैश में तो कुछ करना पड़ा नहीं हम लोगों को, तो कैश आप एज इट इज दिखा दो 36,000 रुपया। 36 है 34 था? 36 था। मिलाओ बैलेंस शीट अब। 1,53,220 1,18,220 108,220 85,000 464,660। ठीक है। यहाँ आते हैं 1,05,600 1,05,00 60,000 6,9,560 93,000 प्लस 36,000 464,660। ये अगर आपके पास हमारा क्यू एंड ए कंपाइलर भी अगर है ना, तो देखना आई थिंक पहला क्वेश्चन ही यही है रिटायरमेंट में, है ना। चलो, ब्रांच का क्वेश्चन पूछा हम लोग से यहाँ पर। बोलता है प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 assuming that HO sold goods at cost plus 25%। तो देखो कॉस्ट पे 1/4, तो इनवॉइस पे कितना हो जाएगा 1/5, है ना। सर कैसे होता है ये सब चीज? देखो नॉर्मल सा बात है। मैं बोलता हूँ अगर कॉस्ट है 100 रुपया, तो इन प्रॉफिट कितना होगा इसमें, इनवॉइसिंग मतलब जो कर रहा है तो 25 रुपया होगा, 25%। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्लस उसका लोडिंग, टोटल 125। अब ये लोडिंग मैं बोलूँगी इनवॉइस पे कितना है, तो क्या बोलोगे आप, 25 डिवाइड बाई 125 ना, तो 1/5 होगा। ऑन कॉस्ट कितना है, तो 25 डिवाइड बाई 100 1/4। ठीक है। देखो यहाँ पर अब बोलते हैं क्या, स्टॉक ऑन दिस डेट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेट और ओपनिंग बेडी, कैसे ये दिखा रखा है, तो टू बैलेंस बेडी तीनों दिखा देंगे हम लोग। ठीक है। फिर गुड सेंड हुआ आईपी पे, गुड्स रिटर्न भी हो गया टू एचओ। ठीक है, हम लोग टू गुड सेंड दिखा देंगे, सब कुछ आईपी पे दिखाना हम लोगों को, और बाय गुड्स रिटर्न भी दिखा देंगे। बट ध्यान रहे हम लोग को लोडिंग भी रिमूव करना होगा स्टॉक के रिस्पेक्ट में और गुड्स सेंड एंड रिटर्न के केस में। कैश सेल हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये हमारा रेमिटेंस दिख जाएगा, कैश सेल और रिसीव फ्रॉम डेटर। अब देखो बैड डेट, अलाउंस टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड, ये सब कुछ हमारा डेटर अकाउंट जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। वो भी कब जाएगा, कब बनाना डेटर अकाउंट हम लोग को, जब हमारे पास डेटर का बैलेंस अवेलेबल नहीं हो, हमें निकालना पड़े। चार्जेस सेंड टू बैंक, मतलब कैश सेंड टू बैंक, मतलब बोलता है ना चार्जेस सेंड टू बैंक, बोलना भाई हम लोग इन सबका हम लोग पेमेंट करवा दिए होंगे हेड ऑफिस के थ्रू, तो कैश सेंड हम लोग दिखा देंगे कितना, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है। स्टॉक एज ऑन दिस डेट, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना है, डेटस इतना, मतलब हम लोग को ये अकाउंट बनाना जरूरत है नहीं, ये सब कोई काम करनी है हमारे लिए। फिर तब पेटी कैश 1,000 है, पेटी कैश ओपनिंग भी हमारे पास 1,000 ही था, मतलब एज सच कुछ भी यहाँ पर इन लोगों को अलग से और खर्चा नहीं करना पड़ा, जो आया बस वही खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा हम लोग से, ब्रांच अकाउंट बनाना। बताओ ना कितना आसान चीज पूछ रहे हैं हम लोगों से ये लोग। क्या चाहिए इन लोगों को जिंदगी में, पूछ बताओ ना एक बार, कितना आसान चीज पूछ रहा है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये धोखा है, ठीक है ना। ये तुम देख के जा रहे हो, लग रहा है यार ये तो बहुत आसान है ये सब चीज, है ना। एग्जाम में पूछ लेगा बढ़िया वाला, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये भी करना जरूरी है, बट वो भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना। ये नहीं कि इसको देख के छोड़ देना। टू बैलेंस बीडी, तो क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है। 12,500 5,000 1,000। ठीक है। फिर गुड्स सेंड हुआ है और टू गुड्स रिटर्न भी हो गया है, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है
40, और बाई जो गुड्स रिटर्न हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को दिखाना नहीं है, छोड़ दो। ये सब कैश सेल और कैश रिसीव रेमिटेंस के तौर पे दिखाना पड़ेगा हम लोग को। बाई रेमिटेंस, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कितना कितना है, 12 और 30, ठीक ना। चलो, उसका कैश सेंड टू बैंक 3 8, मैंने यहाँ पर चार्जेस सेंड टू बैंक 3 8 और 1, तो दिखा दो यहाँ पर 2 कैश सेंड, तीनों खर्चा का नाम 3 8 और 1, ठीक है, डन। फिर अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, डेटर और पेटी कैश, ये तीनों हम लोग को बैलेंस दे रखा है। तो स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। स्टॉक कितना है, 15, फिर 4, फिर 1, हो गया सब काम खत्म। बस अब आप यहाँ पर लोडिंग रिमूव कर दो। तो लोडिंग दो कहाँ कहाँ पर आएगा, एक तो हमारे ओपनिंग स्टॉक पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक इज 12,500 पे, 1/5 को ना 2,500 रुपये आ रहा है क्या, यस। फिर गुड सेंड पे होगा 40,000, माइनस करिए रिटर्न 5,000, 35,000। 35,000 पे आप क्या बोलोगे, बाई गुड सेंड पे लोड 35,000 डिवाइड बाई 1/5, 7,000। ये सब कुछ दिखाओगे कैसे आ रहा है, ठीक है ना। 35,000, 40 - 5 35, ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/5, ये सब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करा दे रहा हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है, ओके। फिर उसका क्लोजिंग स्टॉक पे दिखाना आपको रिजर्व 15,000 पे, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 3,000 रुपया, 15,000 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5, मतलब इंटू 1/5, ठीक है। बस अब निकाल लो प्रॉफिट कितना ना, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा वो, दैट्स इट। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ ₹1,60,000 कवरिंग इट्स स्टॉक। A fire occurred on 31st of March 2024. The following particulars are available. स्टॉक है एज ऑन 1/4/23 इनके पास 60,000 का। परचेज हुआ है टू द डेट ऑफ फायर, मतलब ओपनिंग से लेकर, देखो यहाँ पर 31 मार्च 2024 को आग लगा है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक है 1/4/2023 को, मतलब देख लो पूरा साल ही चला गया क्या यहाँ पर। तो ठीक है, स्टॉक एज ऑन हमारे पास इतना था 60,000 रुपया। परचेज टू द डेट ऑफ फायर हुआ है 2,60,000, ठीक है। स्टॉक टू द डेट ऑफ फायर, सेल्स टू द डेट ऑफ फायर यहाँ पर 1,80,000, कैरेज इनवर्ड इतना हुआ है। कमीशन हुआ है परचेज पे 2%। आई थिंक ये भी क्वेश्चन ना हमारे Q&A कंपाइलर में है, और एग्जाम में कभी ना कभी पहले आया हुआ ये क्वेश्चन। जीपी हमारे पास 50% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/3 हो जाएगा ऑन सेल, ऑन इनवॉइस, क्योंकि 1/2 ऑन कॉस्ट है। यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन द टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब कितना स्टॉक उस दिन था, ठीक है, और हम लोग को हटाना पड़ेगा इसमें से कितना हमारा यहाँ पर सैलवेज बचा है, जो यहाँ पे दे रखा है 41,360। अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी अज्यूमिंग दैट द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज, मतलब अगर आपने कम का पॉलिसी ले रखा होगा तो आपको उसी हिसाब से पैसा ब्याज मिलेगा। तो चलो निकालते हैं यहाँ पर, कितना आसान चीज ये भी पूछ लिया हम लोगों से। मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन नहीं, भगवान कृष्ण का प्रसाद है, ठीक है, लेते जाओ। देखो यहाँ पर तुम लोग बना लेंगे यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास, 60,000, और परचेज हुआ है 2,60,000 का। बाई सेल्स हुआ था 1,80,000 का। टू कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ये 1,600, और टू कमीशन ऑन परचेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,60,000 पे, 2%, 5,200, यही था ना। बस खत्म। अब देख लो उस दिन कितना स्टॉक था हमारे पास गोडाउन में, जीपी निकाल लो। जीपी कितना आएगा सर, तो 1,80,000 है ना, उसके ऊपर 1/3। सर ये सब कैसे आ रहा है सर, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ये कैसे हो गया ये सब चीज़। तो बेटा हमारा ना देखो ना इंश्योरेंस क्लेम का ना एक अपलोड किया हुआ है, ठीक है।
वन शॉट, उसको देखो पहले एक बार, रिवीजन भी अलग से अपलोड किया हुआ है, वन शॉट अलग से अपलोड किया हुआ है, देखो उन सब चीजों को। 60,000, 2,60,000, फिर 1,16,00, 5,200, फिर 60,000, 3,86,800 माइनस 1,80,000, तो 2,06,800, इतना का हमारे पास तो क्लोजिंग स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर। तो कितना का नुकसान हुआ होगा बताओ? 2,06,800 माइनस 2,6,800 ना, माइनस 41,360, इतना का तो सैलवेज था हमारे पास, इतना ही है ना। यस, इतना का सैलवेज हमारे पास हो गया है। तो 1,65,440 का लॉस हुआ, ये पहला क्वेश्चन था इनका, इतना लॉस ऑफ स्टॉक हमारा हुआ है, बट कितना क्लेम मिलेगा? तो अब देखो आपके पास टोटल 2,06,800 का स्टॉक था, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास इतना स्टॉक रहता है, आपको इतना का पॉलिसी लेना चाहिए था। आपने कितना का पॉलिसी लिया है? आपने कितना का पॉलिसी लिया है? तो आपने पॉलिसी लिया यहाँ पर 1,60,000 का, मतलब आप अंडर इंश्योर्ड हो, है ना, आप अंडर इंश्योर्ड हो। तो अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो और आज आपका नुकसान हुआ 1,65,440 का, तो देखते हैं हम लोग कितना देंगे। ये आ रहा है 1,28,000 रुपया, हम लोग आपको बस इतना ही रुपया पे करने वाले हैं। ये नहीं बोलना कि देखो सर हमारा नुकसान हुआ 1,65,440 का, तो कम से कम 1,60,000 दे दो जितना का पॉलिसी है। नहीं, आप अंडर इंश्योर्ड हो। तो अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो तो हम लोग इस तरह से एवरेज क्लॉज यहाँ पर अप्लाई करके आपको यहाँ पर क्लेम का अमाउंट देंगे, 1,28,000 रुपया। बोलो क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, 7 कह रहे हो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब जय लिमिटेड अ केमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी चार्ज change to semi automatic component in an existing machine with a फुल्ली ऑटोमेटिक कंपोनेंट इंकरिंग 85,000, मतलब यहाँ पर रिप्लेस कर रहे एक पार्ट को नया पार्ट में लेकर आ रहे हैं, इसमें लगाएंगे, तो ये तो कैपिटलाइज होगा, है ना। लेकिन सबका लाइफ भी अच्छा होता है और ये सब हमारे प्रोडक्शन में हेल्प भी करेगा, हम लोगों को फायदा होगा हम लोगों को आगे चल के। दिस न्यू कंपोनेंट वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द आउटपुट बाई 150%, देख ही रहे हो आप। हो सकता है ना इसके लिए कुछ हमें एग्जिस्टिंग चेंजेस भी करना पड़ जाए, तो बोलता है क्या, द कंपोनेंट चेंजिंग exercise required the company to dismantle a part of the machine and also re-erect same for which the company incurred 38,000 रुपया, मतलब क्या है, एक पार्ट उसमें था, उसी को अपने डिसमेंटल किया है, उसको ठीक किया है इसके ऐसे नए वाले मतलब कंपोनेंट के हिसाब से, और फिर उसको लगाया, उसमें लगा 38,000, ये भी हमारा कैपिटलाइज होगा एज पर एस्ट, इन दोनों को हम लोग को यहाँ पर कैपिटलाइज करना होगा। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलता है HDF लिमिटेड ऑब्टेन किया अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹100 लाख एज ऑन दिस डेट, इट वाज यूटिलाइज एज फॉलोस। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड में लगा दिया यहाँ पर 100 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी 80, वर्किंग कैपिटल 40, एडवांस ऑफ परचेज ऑफ ट्रक इतना। अब देखो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर यह है कि हमें यही नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितना रुपया कहाँ यूज हुआ है इस वाले फंड से। नॉर्मली क्या होता है, ये ज्यादा, जैसे मान लो 100 कितना आ रहा है, ये 80, 40, 120 और ये 20 कितना हो गया, 140 और ये 100, तो मान लो 240 का लोन लिया होगा तो ना यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है ना। तो यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहा है, 100 लाख का लोन लिया था और इसमें से ये सब खर्चा किया, भाई इसमें से कैसे खर्चा कर सकता है ये लोग, 100 लाख का तो लोन ही लिया था, उसमें इतना कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो देखो 80, 40, 120 और 20, 140 और फिर यहाँ पे 100 है, ठीक है। क्या पूछता हम लोग से, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड वाज कंप्लीटेड इन मार्च 2025। आप एक चीज देखो, परचेज ऑफ मशीनरी, ये AS16 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें देखना होता है कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट हम लोग उन सारे एसेट को बोलते हैं जिनको बनने में, रेडी फॉर यूज होने में, या फिर अगर सेल करने के लिए उसको रेडी करने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। और वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरली हम लोग बोलते हैं उसको 12 महीना, वो 12 महीने से कम या ज्यादा हो सकता है, बट जनरली हम लोग उसको बोलते हैं 12 महीना, है ना। तो देखो परचेज ऑफ मशीनरी, तो जिस दिन आपने परचेज किया उसी दिन रेडी टू यूज था, तो ये जिंदगी में कभी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बन पाएगा। वर्किंग कैपिटल हमारा है ही नहीं यहाँ पर क्वालिफाइंग एसेट। एडवांस ऑफ परचेज ऑफ ट्रक, ट्रक परचेज कर लोगे वो भी हमारा रेडी टू यूज ही रहेगा। तो ये तीनों में से कोई भी क्वालिफाइंग एसेट तो है ही नहीं, ये तीनों में से कोई भी क्वालिफाइंग एसेट है नहीं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड ही बस क्वालिफाइंग एसेट यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो इसमें लगा है ये लोग 100 लाख जो टोटल खर्चा हुआ है आउट ऑफ 420 लाख, पूरे 320 तो कितना आ रहा है एक बार, आई थिंक 320 आ रहा। तो आउट ऑफ 320 लैक्स यहाँ पर 100 लाख रुपया खर्चा कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है। 100, 180,
180 प्लस, नहीं नहीं मैंने कुछ और अमाउंट बोल दिया क्या, 80 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 22 साहब 240 लाख, अभी पूरा कांड हो जाता। 240 लाख से यहाँ पर टोटल खर्च हुआ, जिसमें से 100 लाख रुपया कहाँ खर्च हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड में। तो इतना प्रोपोर्शन का अमाउंट ही बस जाना चाहिए यहाँ पर कैपिटलाइज होगा, बाकी हमारा पीएल में ही जाएगा, है ना। बोला देखो द मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट था ही नहीं। डिलीवरी और ट्रक वो भी मिला नहीं है, ठीक है मिल जाएगा तो भी ये तो हमारा है ही नहीं ना क्वालिफाइंग एसेट। जो इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक इस साल में वो किया 36 लाख रुपया, तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे, हम लोग इतना अमाउंट जो है हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, 15 लाख। बाकी 21 लाख कहाँ जाएगा, बाकी 21 लाख रुपया हम लोग का ही जाएगा कहाँ बताओ, ये पीएल में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो द लोकेश लिमिटेड हैज सेटअप इट्स बिजनेस इन डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया। जो जब भी कभी आप ऐसे एरिया में आप कभी बिजनेस सेटअप करते हो ना, आप देखना कुछ एक चीज है ना, जो अभी गवर्नमेंट अगर आप देखोगे, जो हमारा करंट गवर्नमेंट है जो बीजेपी है ना, उन्होंने कुछ एक लैंड्स दे रखा है कुछ कुछ बिजनेसमैन को इंडिया में। आपको पता है ये सब लैंड क्यों दिया जाता है इन लोग को इतने कम प्राइस में, देखोगे आप, बोलता है क्या इनको इतना एकड़ जमीन दे दिया सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट में। आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट से ना यहाँ पर एमओयू साइन करते हैं, गवर्नमेंट से ऐसा वादा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है फैक्ट्री बनाएंगे, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर बिजनेस सेटअप करेंगे, और इससे क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आसपास के लोगों को फायदा होगा। और ये कोई ऐसा नया चीज नहीं है जो हमारे साथ अभी यहाँ पर हो रहा है, ऐसा मतलब हमारे इंडिया में अभी ऐसा कोई नया चीज नहीं है ये, है ना। ये पहले भी होते आया है, बट अब क्या करता है जो भी ऑपोजिशन पार्टी रहता है वो अपोज करता है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि बाकी जो पब्लिक यहाँ पर सब बेवकूफ़ बैठा हुआ है। उनको लगता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। अब आप समझो यहाँ पर भी कैसा क्या होता है, जब भी कभी आप इस सब इन सब एरिया सेटअप वगैरह करते हो ना, तो गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और करना भी चाहिए भाई, कि देखो अगर अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फिर वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो आपका बेरोजगारी जो हो रखा है ना वो खत्म होगा। अब आज के टाइम में अपने आसपास देखना कि जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है मानता हूँ जॉब बहुत कम है, बट कुछ लोगों को तो मतलब लगता है फ्री का खाने का आदत पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का हाल ऐसा है, उन लोगों को लगता है कि फ्री में सब कुछ मिल जाए, या फिर मुझे काम आता है 10-15 हज़ार रुपये के हिसाब से मुझे 50 हज़ार महीने का मिल जाए, वही लोग बेरोजगार है। मैक्सिमम केस में ये है, हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि सबका सब वही केस है कि जो टैलेंटेड है उसको सब जॉब मिल ही जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। बहुत लोगों का ये हाल हो रखा है, जॉब सच में नहीं मिल रहा है, दिक्कत तो है मार्केट में, है ना। अब बट अब अगर आप सबको बोलोगे नहीं नहीं फिर सर वो भी क्यों नहीं सीए कर ले रहा है, वो भी क्यों नहीं सीएमए कर ले रहा है, अरे भाई सब कोई सीए सीएमए ही नहीं बन सकता ना, सबका अपना अपना जरूरत है ना। फिर आप ऐसे बोलेंगे फिर सबको आईआईटीएम बना दो और अच्छा जॉब मिलेगा, फिर तो आपको ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इन सब चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर कुछ एक सब्सिडी प्रोवाइड करा के देता है। अब जो ये सब सब्सिडी जो हमारे पास जो मिलता है ना, ये सब सब्सिडी जो है ये कैपिटल सब्सिडी होता है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, तो इसको जनरली हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब आओ देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा, और देखते हैं वो है क्या, विच एंटिटीज द कंपनी which entitles the company to receive from the government of India subsidy of 20% of the cost of investment for which no repayment was ordinarily expected। हमें कोई रिटर्न यहाँ पे करना नहीं, रिटर्न नहीं करना है, सो बोलने का मतलब है ना कोई कंडीशन अटैच नहीं। देखो कंडीशन अगर अटैच होता है तो जनरली हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना, कंडीशन कुछ अटैच रहा तो। बट यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं है, इसका मतलब क्योंकि रीपेमेंट करने का बात ही नहीं है। ऐसा होता ना कि देखो अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको रिटर्न करना पड़ जाएगा ये पैसा, ठीक है, नहीं रिटर्न करना मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी है, बढ़िया बात है। मोर ओवर देयर वाज नो कंडीशन दैट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक एसेट फॉर द सब्सिडी। मतलब क्या फ्रॉम सब्सिडी का बोलने का मतलब ये क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर एसेट परचेज करना पड़ेगा फिर आपको सब्सिडी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा बात है, ये कैपिटल रिसीट है, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द rupees 100 crore its capital asset received 20 crore from the government in January 2022 मान लो ये है अकाउंटिंग पीरियड 21-22। the company wants to treat this as an item of revenue and thereby reduce the losses on profit on loss account for the unit। इतना तो ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि देखो AS12 में साफ साफ बोल रखा है कि ऐसा कुछ अगर आपको मिला है तो इन सबको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए, ये कैपिटल रिसीट है ना कि आपका ये रेवेन्यू रिसीट, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट। मिसेस अनुराध अधुना एंड कंपनी हैड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 13,000 अगेंस्ट देयर बुक डेट्स ऑन दिस डेट इतना। इसमें से देखो बोलता है कि 8,500 तो इरिकवरेबल मतलब बैड डेट हो गया है एंड इट वाज डिसाइड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट इतना। डेटर जो अभी 3,90,000 है वो बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट साफ साफ सब में बोल दिया। हम लोगों ने ऐसा अभी एमसीक्यू में करा ही था इसी तरह क्वेश्चन, एग्जैक्ट ये नहीं था इसी तरह क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑलरेडी 13,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, हम लोग से ये पूछा ना प्रोविजन ऑफ बैड डेट अकाउंट, 3,000 रुपये 13,000 बनाया हुआ है और इस बार 8,500 का बैड डेट हो चुका है और हमें कितना रखना है बोलता 3,90,000 है बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट। तो 3,90,000 माइनस 8,500, 3,81,500 का हमारे पास यहाँ पर डेटर है, जिसमें से 5% पे हम लोग को बनाना है, 5% का बनाना है प्रोविजन इंटू 5% मतलब 19,075 रुपया, इतना का हमें टू बैलेंस सीडी चाहिए, यही ना। तो प्लस 8,500 माइनस 13,000, 14,575 हमें पीएल से निकालना पड़ेगा। अब ये तो हुआ रट्टा, दोनों को ऐड करके माइनस करो इसमें। और एक क्या लॉजिकली क्या पता है, ये ध्यान से देखो यहाँ पर 13,000 का हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन था, 8,500 का प्रोविजन यूज हो गया, बैडेड हो गया, तो कितना बचा अभी 4,500 रुपया। इस बार रखना कितना है 19,075 रखना है और ऑलरेडी 4,500 अगर हमारे पास है तो माइनस करोगे इसको तो ये अमाउंट निकल के आएगा, इतना अमाउंट पीएल से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। A and B are currently partners in a firm sharing PL in the ratio 4:3. A new partner C is admitted and after his admission, a new profit sharing ratio between A, B and C becomes 5:3:2. Demonstrate what will be the sacrificing ratio of A and B after admission of C. तो sacrifice मतलब पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिलेगा, मतलब old minus new। तो देखो A और B का old minus new कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर इन लोगों का ये था रेशियो, बोलो हाँ कि ना, 4/7 3/7 ये था इन लोगों का रेशियो। ओके, उसके बाद समझो क्या हुआ यहाँ पर, उससे बोलता है कि एक नया पार्टनर आ गया सी, ठीक है, जिसके बाद इनका रेशियो होगा 5:3:2। तो 5 3 8 और 2 10, तो अब इसका है 5/10 और इसका है 3/10। एलसीएम निकालो, इसका कितना आ रहा है ये एलसीएम जो इसका है यहाँ पर 70 आएगा, बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 70, तो 7 10 जा 70 और 10 × 4 40 और यहाँ पे कितना रहा 10 5 10 7 70 और 5 यहाँ 35, तो 5/70 और इसमें देखते हैं यहाँ भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो 7 × 10 70, 10 × 3 30 और 10 × 7 70 7 21, 9/70। तो देखो 5:9 का यहाँ पर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना। तो आप अगर देखो यहाँ पर 5 3 8 और 2 10 कितना आ रहा है ये 1/5, 1/5 आ रहा है उसका ना। आप इन दोनों को जोड़ोगे ना ये अमाउंट आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों आप सोचो यहाँ पर जितना इसको मिल रहा है वही सेक्रीफाइस करो ना। तो एक बार दोनों को ऐड करो ना, 5/70 9/70 देखो कितना हो रहा है 14/70, काटोगे कितना आएगा 1/5। इतने तो मिल रहा है, ऑब्वियस सा बात है, देखो ए और बी जो सेक्रीफाइस करेगा वही तो मिल रहा है, सी को अलग से थोड़ी लेकर आएगा कहीं से वो। चलो, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में सब कुछ आया। देखो मैंने पहली बार जब से मैं एमक्यू पे डिस्कशन कराना मैंने स्टार्ट किया ना यूट्यूब पे, अब देखो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पहले सॉल्यूशन का पीडीएफ नहीं बना के रखा और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। दिक्कत इस बार ये हुआ टाइम का थोड़ा कमी है, दो तीन तीन चीज़ में मैं फंसा हुआ हूँ। एक तो कुछ एक हेल्थ इश्यूज चल रहा था, अभी भी है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। दूसरा इसी मंथ मेरा शादी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब बिजी हूँ, मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, बट जितना भी चाह रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द मैं वीडियोस अपलोड करा के आपको दूँ ताकि आपका बेनिफिट यहाँ पर हो जाए, आपका एग्जाम का काम कम से कम यहाँ पर हो जाए। बाकी जितना रिवीजन देखो वीडियोस जो अपलोड किया हुआ ना, देखना आप एमसीक्यू मैथन अपलोड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैंने वन शॉट भी डाला है रिसेंटली, फिर सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, क्यू एंड ए मैथन ऑलरेडी डाला हुआ है, जो वो दिया हुआ क्यू एंड ए मैथन ना वो इनफ है, आप उससे भी प्रैक्टिस इजीली आप कर सकते हो। हाँ, आपको अगर दिक्कत आ रहा है प्रैक्टिस करने में, मतलब क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्यू एंड ए कंपाइलर परचेस कर सकते हो, आप हमारा हैंड नोट्स परचेस कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प होगा चीज़ों को बहुत कम टाइम में रिवाइज करने में। और देखना रिसेंटली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कुछ भी वीडियो नहीं है, बट बहुत जल्द मैं डालने वाला हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो, और कुछ एक दो तीन चीज़ मैंने प्लान कर रखा, बट मैं अभी यहाँ पर यूट्यूब पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि
मैं अगर टाइम निकाल पाया तो ही मैं वो उन चीज़ों को कर पाऊंगा। अगर कर पाया तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत जल्द मैं ट्राई कर रहा हूँ उन चीज़ों को करूँ। और एएस जो मैराथन है हमारा, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो अच्छे से, और कमेंट जरूर करा करो। बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन हमें भी चाहिए भाई, है ना। तो कमेंट किया करो कैसा लग रहा है आपको वीडियोस, और लाइक किया करो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया करो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।